आगे स्टार्ट करूंगा तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस आपको समझाऊंगा और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस की। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस की, तो अगर मैं बोलता हूं स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन तो इसका मतलब होता है दोज ट्रांजैक्शंस which deals in future trading and main motive is to earn from speculation of prices. अब ये तो मीनिंग हो गई। अब मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन को बोलते हैं जहां आप चीजों के कीमतों की उतार चढ़ाव से कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं सॉल्ट, या सॉल्ट तो ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, चना। मुझे लग रहा है कि चना आज 100 रुपए है, लेकिन आज से 20 दिन बाद ये 1000 का हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, चने का जो होलसेलर है उससे बात कर देता हूं कि 10 दिन बाद जो चना है मैं अभी 100 रुपए के रेट से 100 किलो खरीद ले रहा हूं। अब सपोज करो भविष्य में अगर रेट 1000 हो जाता है तो मेरा कितने का फायदा है? मैंने 100 किलो चना 100 रुपए के रेट से खरीदा था, मतलब 10,000 रुपए का खरीदा था। अब हुआ क्या है, बेसिकली ये चना कितना हो गया, 1000 रुपए किलो। तो अब मैं 100 किलो बेचने निकलूंगा तो कितने का बिकेगा? 1 2 3 4 5, 1 लाख का शुद्ध मेरा फायदा कितने का? 90,000 रुपए का। ठीक है। वैसे जैसे ज्वेलरीज में भी ये स्कीम चलती है, क्या सोने का रेट बढ़ता घटता रहता है। जैसे आज के दिन रेट 10 ग्राम का 50,000 रुपए। अब मैंने क्या किया था, एक ज्वेलर की शॉप में जाके सोना तब दे दिया जब उसका रेट था 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। डिलीवरी आज नहीं दे रहा हूँ, बुकिंग आज से कर दिया और बोल दिया कि फ्यूचर में कोई भी रेट बढ़े मुझे आप कितने में दोगे? 30,000 में। अब सपोज करो आज जो है सोने का रेट जो है 10 ग्राम का 50,000 है सुबह मार्केट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेल कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 20,000 रुपए का। शेयर्स में भी यही चीज होती है। तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं और इनका लीगल इफेक्ट ये है कि ये परफेक्टली वैलिड होते हैं। वैलिड है, इंडिया में अलाउ किया गया है, याद रखना, इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आपको जानना चाहिए वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन भी लिख लेते हैं हम लोग इसका। सेक्शन 31 है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट whose enforceability depends upon happening or non-happening of uncertain future event। मतलब कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दो पार्टीज के बीच में, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? जब एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया है, LIC से जाके इंश्योरेंस की एक पॉलिसी दे दी है। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं जमशेद हूं, मैंने LIC से इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दी है। सपोज करो मेडिकल पॉलिसी है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म कब होगा? जब एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाए, लाइक मुझे कोई डिसीज हो जाए, लाइक कोरोना हो जाए। आजकल कोरोना भी पॉलिसीज में कवर है। तो सपोज करो अगर मुझे कोरोना से अफेक्ट हो गया तो एक इवेंट हो गया, मुझे भी नहीं पता था ऐसा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी नहीं पता था, बट हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और इसमें कंटीजेंसी को ऐड कर दिया था। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म हुआ? जब इवेंट हुआ तब हुआ। तो अब ये क्या एक तरह की बेटिंग ही आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल डिफरेंस है। वेजरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कंटीजेंट इज अ डिफरेंट थिंग। जब आप वेजरिंग की बात करते हो तो वहां पे जो मेन एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, वो क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक बात है। और यहां पर जब आप बात करते हो तो क्या है, जो मेन एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, प्लस इसमें जो कोलैटरल है,
कोलैटरल माने एडिशनल है, वो एडिशनल एक अनसर्टेन इवेंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो यार इंश्योरेंस का रिस्क प्रोटेक्शन का है, एडिशनल इवेंट जोड़ दिया गया है, तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट यहाँ पे एडिशनल है। मतलब एक साधारण ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने एक इवेंट को ऐड कर दिया। सेकेंड थिंग यहाँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि एक दूसरे को पैसा पे करेंगे अगर कोई इवेंट होता है नहीं होता, शर्त है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों पार्टीज अपना अपना काम परफॉर्म करेगी, बस एक इवेंट पर बेस हो गया है। तीसरी बात, वेजरिंग जो है वो वॉइड है, लेकिन कंटीजेंट को परफेक्टली वैलिड माना जाता है। कंटीजेंट में कोई इशू नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नियम शर्तें डाल सकते हैं, कंटीजेंसीज डाल सकते हैं, दैट्स अलाउड। तो होप सो आपको कंटीजेंट का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब कंटीजेंट के रूल्स की भी बात कर देते हैं हम लोग। रूल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी से रूल्स है, ध्यान से देखना, अच्छे समझना। जैसे नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन, मैं बोलता हूं हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट शैल बी एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल मतलब परफॉर्म है ना, एनफोर्सेबल को मैं परफॉर्म भी लिख दे रहा हूं, परफॉर्म व्हेन सच इवेंट हैपन्स। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेस किया है या डिपेंड किया है या कंटीजेंट किया है एक इवेंट के होने पर। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा, जब वो इवेंट होगा। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अजय और अतुल के बीच में, अजय और अतुल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और हम ये बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा, तो हम बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म होगा जब अमित बाय ट्रेन आ जाएगा। तो अब आप खुद सोचो ना, ये अजय है, ये अतुल है, इनके बीच सपोज करो गुड सप्लाई को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बना था, गुड सप्लाई को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बना था। अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, जब अमित ट्रेन से आ जाएगा। तो आप बताओ ना कब पूरा होगा, जब अमित आ जाएगा। अगर अमित आता है तो पूरा होगा, अमित नहीं आया तो पूरा नहीं होगा। सेकेंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट shall be enforceable oblique performed when such event does not happen, when such event does not happen। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट को बेस कर दिया है एक इवेंट के ना होने पर, तो ये कब परफॉर्म होगा, जब वो इवेंट नहीं होगा। वही एग्जांपल ले लो, अजय है, अतुल है, गुड सप्लाई करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म होगा जब अमित नहीं आएगा। अब मैं बोलता हूं अमित नहीं आया, तो अमित नहीं आया तो परफॉर्म कर देंगे, और अगर अमित आ जाता तो परफॉर्म नहीं करते, डज नॉट हैपन। सपोज करो अमित आ गया रहता तो कहां परफॉर्म होता, हमने तो नॉन हैपनिंग पर बेस किया था ना। तो देखो दोनों चीज आप इवेंट के होने पर भी बेस कर सकते हो, ना होने पर भी बेस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग of event within time shall be enforceable when such event happens within time। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको मैं तब पढ़ाऊंगा, आपको मैं, आप स्टूडेंट हो, आपको मैं कब पढ़ाऊंगा, मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब बस 15 मिनट्स में आ जाएगी।
क्योंकि आप लोग उसी बस में बैठे हो शायद। अगर बस 15 मिनट में आ जाती है पढ़ाऊंगा, 15 मिनट के बाद आई तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपकी बस सपोज करो 15 मिनट में आ गई, मतलब हैपन्स विद इन टाइम, तो मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें रूल क्या हो सकता है? रूल ये है, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग of event within time shall be enforceable when event does not happen within time. Within time. एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप स्टूडेंट हो। मैं बोल रहा हूं मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब 15 मिनट में बस नहीं आएगी। बस नहीं आएगी मतलब आपको घर जाने की कोई जल्दी नहीं होगी, तो 15 मिनट में बस नहीं आएगी तो मैं पढ़ाऊंगा। मान लो अगर बस 10 मिनट में आ गई तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इसमें बहुत इजी सा है। देखो, आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट को किस पे कंटीजेंट किया? इवेंट के होने पर। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? जब इवेंट हो जाएगा। जैसे हमने बोला अजय ने अतुल को तब गुड सप्लाई करना है जब अमित बाय ट्रेन आएगा, तो कब सप्लाई किया जाएगा? बाय ट्रेन आएगा। हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कर सकते हैं नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पर भी। मैं गुड्स तब सप्लाई करूंगा जब अमित नहीं आएगा, तो कब सप्लाई करूंगा? जब अमित नहीं आएगा। फिर इसमें मैं टाइम लिमिट भी जोड़ सकता हूं कि जैसे मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? जब बस 15 मिनट में आ जाएगी। तो अगर 15 मिनट के अंदर आ गई तो पढ़ाऊंगा, नहीं आई तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नॉन हैपनिंग पर भी बेस कर सकता हूं कि अगर बस नहीं आई तो पढ़ाऊंगा। तो कब पढ़ाऊंगा? जब बस नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन impossible event is void। एग्जाम्पल के तौर पे आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जमशेद का और मान लो एक्स का कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म होगा जब लोग सन पे जाके डांस करना स्टार्ट कर देंगे। सन डांस फेस्टिवल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सूर्य की बात कर रहा हूँ। सूर्य पे जब जाके लोग डांस करना स्टार्ट कर देंगे तब जाकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा? वॉइड माना जाएगा। कारण सीख लो, आप इम्पॉसिबल थिंग्स को लेकर सिचुएशंस या कंडीशंस नहीं बना सकते। यहाँ पर जाके आपका पूरा जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।